राष्ट्रवाद जो चल रहा था। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आज के मुद्दा में हम लगातार बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद बनाम हिंदुत्व। इस पर हम बात कर रहे हैं। विशाल मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सियासी तज्जियाकार हैं। विशाल मिश्रा जी, आप जो कहना चाह रहे हैं बिल्कुल कहिए, खुल के कहिए, लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि किसी को राष्ट्रवाद के नाम पर ताना देना, किसी के दिल में झांकना कि तुम्हारा राष्ट्रवाद कैसा है। राष्ट्रवाद तो एक जज्बात है। राष्ट्र से मोहब्बत, देश से मोहब्बत, अपने वतन से मोहब्बत एक जज्बा है। इसको तोला नहीं जा सकता, इसको मापा नहीं जा सकता, इसको किसी पैरामीटर में कैद नहीं किया जा सकता, इसको शर्तों पर लागू नहीं किया जा सकता। तो इस पर सियासत क्यों होती है? मैं आपको अब इसकी हमें आप थोड़ा समय दीजिए। जी बिल्कुल। अभी जो कौशिक साहब बोल रहे थे कि वो भारत के संदर्भ में मोहन भागवत जी हिटलर और नाजी का उल्लेख कर रहे हैं, मैं अब आपको इसका अर्थ बता दूं। वो ये कहना चाह रहे थे कि वहां पर यूके में जो कौशिक साहब लिसन टू मी केयरफुली, नहीं या तो डिबेट करिए, मैं बोला बात सुनिएगा पहले, ऐसा संबोधन आप कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, वो ये कह रहे थे बार बार डिबेट, उनकी स्पीच सुनिए ना, कि यूके में उनसे किसी ने कहा कि यहां पर उसका अर्थ अलग रूप में लिया जाता है। क्यों किसी ने उनसे कहा? क्योंकि वहां पर जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके पीछे नाज़ी और फांसीवाद ही कारण था, और उस समय वहां का नेशनलिज्म यूरोप का वाज ए डेट्रीमेंटल फैक्टर फॉर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। भारत उस राष्ट्रवाद का पोषक नहीं है कि भारत हिटलर बने, भारत नाजी बने। भारत किसी के ऊपर कब्जा करने नहीं जा रहा है। उस संदर्भ में वो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। वो साफ साफ तो आप उसी बात पर लौट आए। विशाल मिश्रा जी, आप लौट आए उसी बात पर जिसका विरोध कर रहे थे। बिल्कुल, आप उसी बात पर लौट आए। नहीं, आप हमें बताइए, पिछले 3000 सालों का इतिहास बताइए। भारत ने कब किसके ऊपर आक्रमण किया? भारत ने कब किसको कॉलोनी बनाया? भारत ने कब किसको हमला क्यों नहीं करेंगे? पाकिस्तान पे भारत ने किसको बनाया? जब पहले पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत ने उसका जवाब दिया। नहीं, पाकिस्तान ने अटैक किया तो भारत ने उसका जवाब दिया। कौशिक जी अगर नहीं जानते हैं, इतिहास पढ़ के आया करिए, इतिहास पढ़ के आया करिए। और रही बात हिंदुइज्म की, तो अभी मैंने आपसे कहा था हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका है। हमारी संस्कृति हो गई है हर बात को गुमराह करना, हर विषय को गुमराह करना, हर वक्ता को गुमराह करना, ये प्रवृत्ति बहुत गलत है। इससे जो है गलत संदेश जाता है। कांग्रेस के मित्रों को ठीक है ठीक है। आप जो है गुमराह करते हैं। हर चीज को जो प्रवृत्ति बना लीजिए गुमराह करने का। विशाल मिश्रा जी, विशाल मिश्रा जी, विजय कौशिक जी, विशाल मिश्रा जी, विजय कौशिक जी, आपको नहीं मालूम है? 70 सालों में कांग्रेस को नहीं मालूम था, तुम्हें क्या मालूम होगा? कौशिक जी, जिसने आज तक भारत माता की जय का नारा नहीं लगाया, वो सिखाएंगे भारत माता की जय का नारा क्या होता है। अरे आप हमको बताइए ना, कांग्रेस कब बनी थी? ये वही कांग्रेस है जो ठीक है ठीक है। विशाल मिश्रा जी, विशाल मिश्रा जी, विशाल मिश्रा जी, विजय कौशिक साहब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उस इंडियन नेशनल कांग्रेस को ठीक है विशाल मिश्रा जी, ठीक है। 1885 ठीक है। क्या बनी थी? आपने बनाई थी? नहीं, आज की कांग्रेस ने बनाई थी। वो कांग्रेस किस लिए बनी थी? विशाल मिश्रा जी, विशाल मिश्रा जी, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। इस कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो, नहीं तो लोग मिसयूज करेंगे। हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या योगदान था? कोई योगदान नहीं। इस तरह से बहस नहीं हो पाएगी और इस तरह से प्रोग्राम आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि किसी की बात समझ में आ नहीं रही है। सारी बातें आपस में टकरा रही हैं, कोई नतीजे कुन बहस नहीं हो रही है। मैंने अभी विशाल मिश्रा जी से सवाल किया था, उन्होंने खुलकर जवाब दिया। अब विजय कौशिक साहब, एक बात तो है, इस बात को मानना पड़ेगा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 के बाद से, राष्ट्रवाद को यह मानना पड़ेगा कि एक नई जिंदगी मिली है। वरना राष्ट्रवाद का जो जज्बा था, हुब्बुल वतनी का जो जज्बा था, अपने वतन से, अपने देश से प्रेम का, मोहब्बत का जो जज्बा था, वो लोग या तो दिखाते नहीं थे या इजहार करते नहीं थे। लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये मोदी सरकार, बीजेपी सरकार में लोगों के अंदर बेदारी आई है। लोगों के हाथों में तिरंगे झंडों की तादाद बढ़ गई है, लोगों के घरों पर तिरंगा, ये तो मानना पड़ेगा। मिश्रा जी, मैंने आपसे सवाल किया था, कौशिक साहब से सवाल है। मिश्रा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, वही सवाल मैंने किया है, कौशिक साहब को जवाब देने। हमारे सरहद पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हमारे सैनिकों के सिर काटे गए, इसलिए हम झंडा नहीं उठाते थे। अरे भाई साहब, नहीं बोलने दीजिए, मिश्रा जी बोलने दीजिए। कौशिक साहब से मैंने सवाल पूछा है कि 70 साल के कांग्रेस की हुकूमत में हुब्बुल वतनी का जज्बा हिंदुस्तानियों के अंदर क्यों नहीं था? सर्जिकल स्ट्राइक हुई,
लेकिन हमने कभी उनका श्रेय नहीं लिया, उनका दिखावा नहीं किया। हमने पूरी दुनिया को ये बताया कि भी विपरीत माहौल में भी हम लोग अमन शांति के रास्ते पर चलते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में एक रोष था कि भी हमारे सैनिकों के साथ सरहद पर पाकिस्तानी सैनिक इस तरह की हरकत कर रहे हैं। यही एक मौका भाजपा को मिला जिसमें उसने छद्म राष्ट्रवाद का सहारा लेते हुए लोगों के अंदर की इस भावना को कैश करना शुरू किया, और कैश करते 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 आज इन पे केवल एक ही मुद्दा है, राष्ट्रवाद का। जबकि आज लोग चाहते हैं रोजगार, आज लोग चाहते हैं बेहतर कानून व्यवस्था, आज लोग चाहते हैं वो जो 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था। कौशिक साहब, सवाल यही कि राष्ट्रवाद से इतनी एलर्जी क्यों है? कोई एलर्जी नहीं है। राष्ट्रवाद का मतलब मुझे एक चीज बताइए जी, क्या कांग्रेस सरकार के समय में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया? आपको अगर विश्वास ना हो तो अभी नेट पर सर्च कीजिए, आर्मी के जो आंकड़े हैं, आर्मी ने जितनी बार उनको जवाब दिया है वो तो फिर आपको राष्ट्रवाद पर इतना एतराज बिल्कुल नहीं है। आप राष्ट्रवाद को कह रहे हैं, बिल्कुल एतराज नहीं है। मगर एक छोटा सा एक सबूत देता हूं मैं आपको कि जब पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद में भाजपा ने उस मामले को राजनीतिक रूप से कैश करना शुरू किया, तो देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा पर रोक लगाई थी। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं आपसे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप चुनाव में ये फौजियों की वर्दी, उनके बैनर्स का इस्तेमाल और दूसरी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई भाजपा पर। ये लोग तो क्या, इनके नेता तो सैनिकों की वर्दी पहन के कदम ताल करने लगे जनता के बीच में, वोट बैंक की राजनीति के तहत। हमें इस बात का विरोध करना है केवल कि राष्ट्रवाद की आड़ में आप जनता के, देश की जनता को भूखा ना मारो, आप देश की जीडीपी को बर्बाद ना कर दो, आप देश को आर्थिक रूप से इतना बदहाल ना कर दो कि इकोनॉमी फेल हो जाए। अरे मुद्दों की बात करो ना। आज शुद्ध हवा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, आज मतलब लोग इतने परेशान हैं। आज दिल्ली का चुनाव भाजपा ने राष्ट्रवाद के नाम पर, क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा? इनका राष्ट्रवाद क्लियर है कि हिंदू और मुस्लिम। दानिश साहब, आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। कहते हैं खुल्लम खुल्ला कि अगर इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनने से बचाना है तो भाजपा ये काम कर सकती है, अगर कांग्रेस आई तो मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। अरे भाई, कांग्रेस ने इतने समय की बात कर रहे हैं, अरे कांग्रेस। चलिए ठीक है विजय कौशिक साहब, ठीक है। अब्दुल मोइद अजहरी, परवेश वर्मा का बयान कहां चला गया? परवेश वर्मा ने खुलेआम बयान दिया कि अगर ये आऊंगा, दानिश इकबाल साहब आपके पास आऊंगा। अब्दुल मोइद अजहरी साहब बहुत देर से खामोश बैठे हैं। परवेश वर्मा का ठीक है कौशिक साहब, ठीक है, आपके पास आऊंगा। अब्दुल मोइद अजहरी साहब बहुत देर से खामोश बैठे हैं। अब्दुल मोइद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। कौशिक साहब सवाल करने दीजिए। अजहरी साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो कौमियत का वजूद ये कब से शुरू हुआ? राष्ट्रवाद की जो का उदय जो हुआ ये कब से हुआ, किन किन मुल्कों में हुआ? अगर इसकी तफसील कुछ बयान कर सकें। अब इस्लाम में कौमियत का वजूद कब आया? क्योंकि नस्ल परस्ती थी, नस्ल परस्ती को ख़त्म करके कौमियत का वजूद पैदा किया गया। तो क्या इंटरकनेक्शन है नस्ल परस्ती और कौम परस्ती में, जो राष्ट्रवाद जिसको कहते हैं, और इसका आगाज़ कैसे हुआ? अगर कुछ आप इसको तफसील बता सकें। नहीं, देखिए, मेरा अपना जो मुताला ख़ास तौर से जब मैं तारीख़ इस्लाम देखते हैं और पैगम्बर की ज़िंदगी देखते हैं, तो पैगम्बर की ज़िंदगी में ऐलान नबूवत से कबल जो कुछ भी था वो नस्ल परस्ती की बुनियाद पर था, यानी कि कबीलावाद चलता था। तो कबीलावाद मतलब नस्लवाद चलता था, जिसको हम लोग बिरादरीवाद भी कह सकते हैं कि हमारा कबीला बड़ा है, उनका कबीला छोटा है। और इस कबीले की लड़ाई में ये तारीख बताती है कि सैकड़ों साल तक जंगें चलती थी, नस्ल के बाद नस्ल, नस्ल के बाद ये जंगें चलती थी। पैगम्बर इस्लाम ने जब एक दस्तूर यानी कि जो इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया, तो इस्लाम को इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो कबीला ख़त्म किया कि अब जो है ये जो कबीलेवाद की जो वर्चस्व की जो लड़ाई लड़ रहे थे, अब ये नहीं चलेगा। अब आप एक सूत्र में है, उसी एक सूत्र में आप जो है जो हबशा से बिलाल आते हैं तो वो काबे के मुअज्जिन बन जाते हैं। एक गुलाम आते हैं, आपको याद होगा एक वाकया जो लंबी बहस की बजाय कि हज़रत उमर जो खलीफा, जब वो क्या कहते हैं गालिबन दमिश्क जा रहे थे, तो वो उन्होंने सबसे बड़ी मिसाल एक दी कि जब एक आका और गुलाम का जो तस्वुर होता था उसको ख़त्म करने के लिए जब ऊंट पे चढ़ते थे तो एक रास्ता तय किया कि थोड़ी दूर तक तुम चढ़ोगे, थोड़ी देर तक हम, थोड़ी दूर के बाद हम चढ़ेंगे। वो ऐसे ही चलते रहे कि जब गुलाम को ऊंट पे बिठाया तो आप उसकी नकेल पकड़ करके आगे चल रहे थे, और जब उनकी बारी आती थी तो गुलाम नकेल पकड़ता था। इत्तेफाक ये हुआ कि जिस जगह पर जाना था
वहां पर जब पहुंचे तो उस वक्त बारी आई कि जो गुलाम है वो ऊंट पर बैठेगा और जो हजरत उमर है वो नकील पकड़ करके आगे जाएंगे। तो उस मुल्क में वहां के लोग जो इंतजार कर रहे थे, वो इस्लामी फौज थी वो इंतजार कर रही थी, सामने मुल्क के लोग वो इंतजार कर रहे थे कि खलीफा आ रहे। खलीफा ऊंट की नकेल पकड़कर गुलाम को ऊंट पर बिठा करके वहां पे दाखिल हो गया। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अब यहां से बराबरी शुरू होती है, और इसी को कुरान ने कहा है कि इन्ना करकम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि जो तुम्हारे दरमियान में जो सबसे ज्यादा बरगुजीदा हो, संजीदा हो, पढ़ा लिखा हो, सूझबूझ वाला हो, दूरंदेशी वाला हो, वो बड़ा है, वही काबिल एहतराम है। और जो क्या कहते हैं, इसकी और कोई व्याख्या नहीं हो सकती है कि जिसके पास दौलत हो, जिसके पास हुस्न हो, जिसके पास ताकत हो। हुआ क्या कि हम जब इसको अपने हिंदुस्तानी समाज में देखते हैं तो यहाँ पर भी तहजीब और कल्चर और तमद्दुन को लेकर के, यहाँ पर भी बिरादरी को लेकर के हमारा जो कल्चरली एक कॉन्ट्रडिक्ट था वो बहुत शुरू से रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो नस्लवाद या बिरादरीवाद बहुत तो बुरी तरीके से चढ़ी कहना चाह रहा हूँ कि यहीं पर आते हैं जब आजाद पर, इस्लाम ने भी तो कौमियत पर फोकस किया है। हाँ बिल्कुल, अपने वतन से मोहब्बत करो, हुब्बुल वतन तरबियत दी है, ईमान की एक हदीस भी है। मैं आपको बताऊं बास भाई कि सिर्फ जो है वो दो चार बातें नहीं बताई, उसने तरबियत दी है, उसी में जिंदगी जीना सिखाया है। किसी भी साहब, मैंने आपको एक वाकया बताया, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाकया, उनके जंग के वाकयात आप उठा करके देख लीजिए कि जिस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे ही अपनी बात आती है वहीं पर आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। कई ऐसे वाकयात हैं। तो ये इस्लाम का भी है। और यही जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान की भी जो पुरानी सभ्यता आप उठा करके देखें, जो इतिहास रहा वहां पर भी यही रहा है। लेकिन जब संविधान बनता है तो संविधान जो है वो उन तमाम चीजों को अलग कर देता है और तमाम कौमों को, बिरादरियों को, जबानों को, इलाकों को एक सूत्र में रखता है, वो है भारत। और वो भारत जो है वो एहसास है, भारत जो है वो फीलिंग है, भारत जो है वो भारतीय का आस्था है। अफसोस ये रहा है कि पिछले कुछ दिहाइयों से, मैं सिर्फ 6 साल की बात कह रहे थे ना, मैं सिर्फ 6 साल की बात नहीं कहूंगा, 6 साल की बात नहीं है, पिछले 1-2 दहाई से ऐसा हो गया है कि ये जो भारतवाद है, ये जो राष्ट्रवाद है, ये हमारा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, जैसे कि रिलीजन हमारा पॉलिटिकल मुद्दा बना। पहले धर्म का इस्तेमाल किया गया और धर्म के साथ साथ फिर जो है भारतीयता का राजनीतिकरण हुआ। जब राजनीतिकरण हुआ, उस पर डिबेट शुरू हो गए, उस पर बहसें शुरू हो गई। और जब पॉलिटिकल डिबेट होते हैं तो पॉलिटिकल डिबेट में सत्ता और विपक्ष का एक अजीब खेल है कि अगर हम विपक्ष में हैं तो हमें नुक्स निकालना है, और अगर सत्ता में है तो हमें किसी भी तरह से अच्छा ही रखना है। को सियासत अब बना इसके दिया बाद गया। लास्ट कमेंट पे हैं हम। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, मोहन भागवत जी के बयान पर। वाकई में मोहन भागवत जी ने जो, मैं इनको ये कह सकता हूं कि इस वक्त जो है उनमें जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक सिनेरियो उन्होंने दिखाया, वो एक आईना है कि राष्ट्रवाद को आप पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोशिश मत करो। भारत तभी बड़ा होगा जब भारतत्व के साथ वो आता है। उन्होंने जो 2-3 बातें कही, बड़ी खूबसूरत बातें कही हैं, वो बातें वही है। और कहीं ना कहीं वहीं पर कंडेम्ड किया है कि ये जो राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स है ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स ने दुनिया को तबाह कर दिया। विशाल साहब ने जो रेफरेंस दिया वो वाकई में काबिल जिक्र है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर राष्ट्रवाद की वजह पर हुआ है, और हमारा भारत कहीं उसी तरह के किसी सिविल वॉर में दाखिल ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने वार्न किया कि हमारे यहां से राष्ट्रवाद के नाम पर जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है और खुद से बनाए हुए जो राष्ट्रवाद को दूसरे पर थोपने की कोशिश की जा रही है, और राष्ट्रवाद को एक सार्वजनिक मुद्दा बनाकर उसे डिबेट का टॉपिक बनाया जा रहा है, और उसके ऊपर फिर अलग अलग विश्लेषण हो रहा है। ये कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ है और भारतीयता के खिलाफ है। बिल्कुल, राष्ट्रवाद की सियासत नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रवाद एक स्पिरिट है, एक भावना है, एक जज्बा है। इसको सियासत का मरकज या सियासत का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अब्दुल मोइद अजहरी साहब जो सिविल वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि भारत की खासियत यह है कि भारत बड़े से बड़े झटके बर्दाश्त कर लेता है। भारत का कल्चर इतना रिच है, भारत के समाजी ताने बाने इतने मजबूत हैं कि हमारे मुल्क में ऐसी किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगा हमारा मुल्क का, हमारे मुल्क का समाज, हमारे मुल्क के लोग, हमारे मुल्क के अवाम। यहां ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राष्ट्रवाद बनाम हिंदुत्व पर बातचीत जारी रखेंगे।
वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। हम लगातार बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद बनाम हिंदुत्व की। मोहन भागवत के बयान के तनाजुर में बीजेपी लीडर दानिश इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश इकबाल साहब, मोहन भागवत ने ये जो बात कही है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बीजेपी का राष्ट्रवाद है, बीजेपी का जो नेशनलिज्म है, वो आरएसएस के हिंदुत्व की राह से बिल्कुल अलग रास्ता उसने पकड़ लिया है? देखिए, दोनों विषय अलग अलग है। राष्ट्रवाद, जो भारत का राष्ट्रवाद है, उसकी परिकल्पना क्या है? हमारे भारत का राष्ट्रवाद जो है वो गांधी का दर्शन है। हमारा भारत का जो राष्ट्रवाद है वो राम राज है। हमारा जो भारत का जो राष्ट्रवाद है वो है दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, जहां अंतिम पंक्ति में लगे व्यक्ति तक कल्याण पहुंचे। ये हमारा राष्ट्रवाद है, जो यही तो हिंदुत्व भी है, पूरे विश्व को परिवार मानता है। जो हमारा आधार है हमारे राष्ट्रवाद का, वो बहुत खूबसूरत है, जिसके अंदर सारे लोग समावेश करते हैं, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय से आए। दानिश इकबाल साहब, तो यही तो बड़ी बारीक सा फर्क है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद में जो आप बात कर रहे हैं। वही जो सारी चीजें आप राष्ट्रवाद के लिए गिना रहे हैं, वही हिंदुत्व है। तो क्या आपका राष्ट्रवाद अलग हो गया है और आरएसएस का जो हिंदुत्व की थ्योरी है वो अलग जा रही है? देखिए, हमारी जो परंपरा रही, हमारी जो सभ्यता रही, समझना पड़ेगा। जब भगवान राम ने रावण को हराया लंका में, तब उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि ये स्वर्ण लंका है, लेकिन जो हमारी धरती है, जो हमारी भारत है, वो उसके सामने जो है, लंका के सामने, स्वर्ण लंका के सामने जो है, स्वर्ण लंका तुच्छ है, कुछ नहीं है। जो हमारी भारत माता है, और हमारी भारत माता जो है स्वर्ग से भी ज्यादा जो है वो सम्मानित है। तो ये हमारा राष्ट्रवाद है, ये हमारा प्रेम है, ये हमारा प्रेम है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। इसको मानिए आप, इसको समझिए आप। हमारे एक चीज, दूसरी चीज देखिए, भारत माता के नाम का अस्तित्व ही नहीं। अब्बास भाई देखिए, दूसरी बात जो हिंदुत्व का है, हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व जो हमारा इतिहास आप देखेंगे, जो भारत के इतिहास को उठाएंगे, देखेंगे। आज भी आप मैं मलेशिया गया हूं और मलेशिया जाकर के देखा हूं। मलेशिया जो है, इंडोनेशिया जो है, मुस्लिम कंट्री है, वहां आज भी जो उनकी संस्कृति है, हमने अपना जो है वो पद्धति बदल दी है। हमने अपना जो है इस्लाम को अपना लिया, बिल्कुल हमने इस्लाम को अपना लिया, लेकिन उससे पहले जो भारत के लोग थे, उनका जो इतिहास था 1000 साल पहले, वो क्या था? वो भगवान राम को मानते थे, वो जो हिंदू इतिहास था उसके कल्चर को मानते थे। आज हम मुसलमान हैं, सऊदी अरब भी मुसलमान है, दुबई भी मुसलमान है, मलेशिया भी मुसलमान है, लेकिन हमारा कल्चर है, हमारा जो कल्चर है, वे ऑफ लिविंग है, क्या वो एक है? क्या नहीं हो सकता। हम जो पद्धति को मानते हैं वो हिंदी पद्धति को मानते हैं, हिंदू पद्धति को मानते हैं। इसमें किसी को गुरेज क्या हो सकता है? बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप इसमें तुष्टीकरण कीजिएगा, राजनीति कीजिएगा, मुस्लिम वोट बैंक को देखिएगा, तो करते रहिए। भाजपा को केवल ये बताना चाहते हैं कि जो जितने भी पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, उनको आरएसएस ने भी माना है कि वो सब हिंदुओं से ही निकले हैं, वो सब हमारी ही विचारधारा को मानते थे। तो क्यों आप मुसलमानों से इतना द्वेष करते हैं? कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करते? नहीं। अरे बताइए ना, शाहीन बाग में आपकी सरकार का कोई नुमाइंदा क्यों नहीं गया? उन लोगों का, अरे क्या वो किसी दूसरे ग्रह के नागरिक हैं? हिंदू, अरे वो भारत के नागरिक है भाई। की बात करेगा, आप मुझे बताइए, अलग करने की बात करेगा, भारत में देशद्रोही काम करेगा, जो सेना को जो है गुंडा कहेगा, जो सामाजिक कहेगा, जो कहेगा, उसको हम देशद्रोही कहेंगे, उसका विरोध करेंगे, चाहे वो किसी संप्रदाय। अरे भैया, शाहीन बाग में आऊंगा मैं आपके पास। विशाल मिश्रा जी बहुत देर से खामोश बैठे हैं। विशाल मिश्रा जी, अभी आपने शुरू में, प्रोग्राम के शुरू में हिंदुत्व को समझाया, हिंदुइज्म को समझाया। आपने बताया कि हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है। अभी दानिश इकबाल साहब जो इंडोनेशिया का जिक्र कर रहे थे, मैं भी इंडोनेशिया गया। मैंने वहां देखा कि जो देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं, स्टैचू हैं, भगवान राम का मैंने देखा, शंकर जी का वहां पर देखा, तो उनका बड़ा एहतराम है। अगर उनका कहीं स्टैचू लगा है चौराहे पर भी, तो उसको बाकायदा कवर किया हुआ है, उसको शेड से कवर किया हुआ है, बहुत साफ सुथरा है। लेकिन जहां से हिंदू का ओरिजिन है, वहां बेयारो मददगार देवी देवताओं की मूर्तियां पड़ी रहती हैं, और जब विसर्जन होता है उसके बाद की जो तस्वीरें आती हैं, तो ऐसे समाज में हिंदुत्व की भावना कैसे जगा पाएंगे? मैं पहले तो विवेक कौशिक साहब जी को ये कहना चाहूँगा कि अगर इनके पास नहीं है तो हमसे ले लें। कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्णन साहब की बुक है, उस बहुत अच्छी किताब है, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, उसके पेज नंबर 12 ये पढ़ लें। फिर दोबारा रेफरेंस देना चाहूँगा, एक और किताब है, वो किताब है मोनियर विलियम साहब की। उस किताब का टाइटल है हिंदुइज्म, और उसका ये पढ़ लें, पेज नंबर, पहले ही पेज पर चले जाएँ। उसके अलावा तमाम सारे रेफरेंसेज हैं। ये जो हिंदुइज्म है, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, ये वे ऑफ लाइफ है। इसका कोई अपना सिंगल पंथ नहीं है, इसका कोई सिंगल अपना पैगंबर नहीं है। सुन तो लीजिए, इसमें तमाम सारे मत हैं, तमाम सारे विश्वास हैं, तमाम प्रथाएं हैं, तमाम उपासना पद्धतियां हैं। अब आप मुझे बताइए, आप मान लीजिए नास्तिक हैं,
और मैं आस्तिक हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नास्तिक है तो आप हिंदू नहीं है। अच्छा, ये जो भारतीय भूभाग में है, जो सिंधु नदी के आवास, अरे भाई सुन तो लो, सुन तो लो, इसमें सभी विचारों का समावेश है, सबको अपने अपने तरीके से रहने की आजादी है। अरे भाई क्या बुराई है भाई? अरे भाई साहब आप सुनिए तो, आप कभी तो हिंदू, अरे भाई साहब इस विचारधारा में ये आप जैसे कांग्रेस पार्टी और अन्य विरोधी पार्टियों ने जनता को बेवकूफ बनाने के लिए उसका गलत तरीका, उसका गलत डिफिनीशन बताया है। मैंने अभी आपको कहा ना, उच्चतम न्यायालय का निर्णय तक का मैंने आपको रेफरेंस दे दिया, 15 दिसंबर 1995 तक का आपका रेफरेंस दे दिया मैंने। भाजपा का हिंदुत्व और ये देखिए भाजपा का हिंदुत्व, आपको तो पता ही नहीं है हिंदुइज्म है क्या। मुझे खूब अच्छी तरह मालूम है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, सिंधु नदी का भी नाम कहां से आया, सुन लो हमसे इतिहास सुन लो, सिंधु नदी का नाम कहां से आया? कौन थे? भारत में पहली बार कॉटन पैदा हुआ। सुनो, कॉटन को कहा गया सिंडन, सिंडन से बना सिंधु और सिंधु से बना हिंदू। अरे छोड़ो, क्या बात कर रहे हैं आप? इस देश का नाम आर्यव्रत क्यों था? क्योंकि आर्यों की ये पूरा जो उत्तर भारत, सुन तो लो, जब वो आए, कोई कहता है सेंट्रल एशिया से आए, कोई कहता है चलिए ठीक है, से आए, ठीक है, वक्त खत्म हो गया। ठीक है, एक सवाल लेंगे, सबसे उसका जवाब चाहेंगे। 7 नदियां और आर्यावर्त से पहले उसका नाम था सप्तसैन्य प्रदेश। ठीक है, वक्त खत्म हो गया। विशाल मिश्रा जी, वक्त खत्म हो गया। विशाल मिश्रा जी, विजय कौशिक साहब, वक्त खत्म हो गया। एक सवाल, आखिरी सवाल लेने दीजिए, आखिरी सवाल पूछने दीजिए। विशाल मिश्रा जी, वक्त खत्म हो गया। आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, इसका कम अल्फाज में जल्दी चारों मेहमान जवाब देंगे तो एक पैगाम जाएगा, एक मैसेज जाएगा। मेरा सवाल यह है कि राष्ट्रवाद, कौमियत जिसको बोलते हैं, वो कैसा हो? ये कोई पार्टी या कोई विचारधारा या कोई नजरिया तय कर सकता है क्या? मिश्रा जी। मां भारती के प्रति पूर्ण समर्पण ही सच्चा राष्ट्रवाद है। इसको कोई तय कर सकता है कि नहीं आपका राष्ट्रवाद गलत है, मेरा राष्ट्रवाद सही है? नहीं, देखिए, तय करने का कोई स्पेशल थर्मामीटर तो नहीं है कि इसे लगा दिया जाए और पता चले कि आप राष्ट्रवादी हैं और मैं नहीं हूं। लेकिन सर्टेन एक्ट्स हैं, सर्टेन डीड्स हैं जो आपको स्थापित कर देते हैं कि आप मां भारती के प्रति पूर्ण समर्पण से हैं, समर्पित हैं। बहुत अच्छी बात, ठीक है। और एक चीज और अंत में कहना चाहूंगा कि राष्ट्र से बड़ा सम्मान, राष्ट्र के बिना हमारा आपका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए ये कोई सोच गलत नहीं है राष्ट्रवादी होने में। कौशिक साहब। देखिए, राष्ट्रवाद एक बॉर्डर लाइन है जिसके अंदर रह रहे लोगों का भविष्य, वर्तमान सब सुरक्षित और बेहतर हो। वो इतने आगे बढ़े कि पूरी दुनिया अपने आप उन्हें कहे कि भी ये देश विश्व गुरु है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग कुलीन हैं, पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, समाज के अंश हैं और पूरी दुनिया के विकास और उत्थान के लिए कटिबद्ध हैं। इसमें सभी वर्गों का भला है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो सभी के कल्याण की भावना जहाँ छुपी हुई है वह राष्ट्रवाद है सही मायने में। अब्दुल मोहित अजहरी साहब। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि संविधान ही राष्ट्रवाद है। बिल्कुल। हम अपने लफ्जों का फर्क हो सकता है, वक्तव्य अलग हो सकता है, उसे देखने का नजरिया अलग हो सकता है। मैं ये मानता हूँ कि जो संविधान पूरे भारत को एक धागे में पिरोता है, उस पर आस्था रखना, उसे पूरी तरीके से मानना और उसे पूरी तरीके से लागू करना, लागू रखना और उसका वाजिब सम्मान करना, इससे बड़ा राष्ट्रवाद मुझे नहीं लगता कोई हो सकता। दानिश इकबाल साहब। देखिए, बस बहुत ही साफ है, भारत देश के 130 करोड़ लोग जो भी अपने अपने क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, योगदान करते हैं, वो राष्ट्रवादी हैं। लेकिन एक भी ऐसा कृत्य जो देश के खिलाफ हो, जो राष्ट्र के खिलाफ हो, वो राष्ट्र विरोधी हो जाता है। ये बहुत ही स्पष्ट है। ठीक है, तो आज हमने बात की राष्ट्रवाद बनाम हिंदुत्व। सबके अपनी अपनी दलीलें, अपने अपने नजरिए, अपनी अपनी नजर के हिसाब से अपनी अपनी सबने बातें रखी। एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम, और दुनिया ये समझती है कि आजाद हैं हम। क्यों हमें लोग समझते हैं यहाँ परदेसी, एक मुद्दत से तेरे शहर में आबाद हैं हम, और हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।